हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट का जो पेपर हुआ है आज 8 फरवरी 2026 को। सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 2 के सीडीपी के जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स को देखेंगे। तो ये एक आंसर की हो जाएगी आपके लिए कि जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स मैच कर पाएंगे। सीडीपी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर 2 में फर्स्ट शिफ्ट में 8 फरवरी की जो शिफ्ट हुई है, कल की जो शिफ्ट थी पेपर 2 और पेपर 1 दोनों ही हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो उन दोनों के वीडियोस अगर आप किसी का कल की शिफ्ट में पेपर था तो वो उन वीडियोस को जा करके देख सकता है। अब जो 8 फरवरी का पेपर हुआ है पेपर 2, ये पहली शिफ्ट में पेपर हुआ पेपर 2, और शाम को जो पेपर होगा वो पेपर 1 होगा सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो पेपर 2 वाले बच्चे इसमें अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बस आंसर्स देखेंगे, डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, किसी और क्लास में कर लेंगे, अभी सिर्फ आंसर्स पर फोकस करिए। ठीक है, जिन्हें आंसर्स देखने हैं उनके लिए ही ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन 3, ABCD, चार ऑप्शन सही थे। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या क्या होना चाहिए, उसके अनुकूलन में किस में किया जाना चाहिए, अधिगम के लक्ष्य में, और शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान में, मूल्यांकन में, चारों में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी अक्षमता संवेदी बाधितता के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें हो जाएगा दृष्टि की आंशिक पहली लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया, फर्स्ट हो जाएगा, इसमें फर्स्ट होगा। ठीक है, ये जो निशान लगे हुए हैं वो बच्चे ने लगाए, तो आपको इन पर ध्यान नहीं देना। जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो क्योंकि जो पेपर यह बच्चे का आया उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप जो निशान मैं बता रहा हूँ जो जहाँ टिक लगा के उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया डिस्ग्राफिया सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड में जो है जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, ये क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर है किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ऑप क्वेश्चन नंबर 4 एनसीएफ से पूछा गया। एनसी ये एनईपी 2020 को लेकर के आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश एनईपी 2020 करती है। तो वह स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की बात करती है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो 5 में क्या है, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है। तो इसमें जो सहायक है, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, ये भी सहायक है। दूसरा, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, दूसरा भी सहायक है, यानी ए और बी दोनों। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इफ़ द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज गेट्स अफेक्टेड। बिल्कुल, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं, तो ये तो सही है। और नेक्स्ट में देखें कि क्या है, देयर इज़ अ डेवलपमेंट कंटिन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। तो ये भी ट्रू है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि डेवलपमेंट में जो है एक निरंतरता होती है। तो दोनों ही बातें सही हैं और वो इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 7। तो 7 में जो है ये कथन दिया है। कथन क्या है, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका की पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम है। ये कारण दिया है, तो ये कारण भी जो दिया है वो भी ठीक है और कथन भी ठीक था, और ये व्याख्या इसकी सही हो रही है, यानी स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका को पहचान को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ भी ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अब इसमें क्या था क्वेश्चन में कि एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर। ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें। यहाँ कथन है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों में ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल होता है। कारण, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, यहाँ व्याख्या नहीं करी गई है, दोनों बातें सही हैं। बच्चों की रुचि क्षमता को प्रोत्साहित करने से बच्चों को लाभ होगा, ये भी बात सही है। जो पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे हैं उन्हें ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, शब्दों की डिकोडिंग में मुश्किल होती है, पर व्याख्या नहीं हो रही है कारण में कथन की, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, को समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक प्रभावी युक्ति क्या नहीं है, तो प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। तो अनदेखा करना तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, तो ये समस्या समाधान करने की युक्ति नहीं हो सकती।
नेक्स्ट 11 में यहाँ पर भी एक कथन और कारण दिया है। क्या कथन दिया है? मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती हैं, बजाय उन अंतरों को, जैसे विकलांग छात्र की बजाय छात्र जो विकलांग है। तो इसी तरह इसका कारण दिया है। क्यों? क्योंकि विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। बिल्कुल सही व्याख्या हो रही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्वेश्चन है। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार जब बहुत छोटे बच्चों के नैतिक और नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस पर घूमती है? तो इसका सही आंसर होता है आपका अहंकार की नैतिकता, उसको बोलते हैं इथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। छोटे बच्चों में कैसी नैतिकता होती है? ईगोसेंट्रिज्म से रिलेटेड इथिक्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत छोटे बच्चों की बात हो रही है, 2-3 साल के बच्चों की, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर समझने में परेशानी हुई होगी। फिर 13 क्वेश्चन में इसमें देखिए क्या सही होगा। क्वेश्चन क्या है? सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, ये बात गलत है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में कथन क्या दिया है? इसमें माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दैनिक और साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सही बात है, ऐसा करेंगे तो उनका जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, वो बेहतर होगी। कारण क्या दिया है? अपनी भावनाओं को समझना और एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। बिल्कुल, ये क्यों करना है? क्योंकि बालक अपनी भावनाओं को समझेंगे और उनकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया को इससे बल मिलेगा जो क्रिया को सुसाधित करती है। यानी कि दोनों कथन और कारण सही हैं और व्याख्या भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार क्या सही होगा? संरचनावादियों के अनुसार कि बच्चे में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। संरचनावादी ये मानते हैं बच्चे में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ भी ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं? तो प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर कलन विधि और अनुक्रिया समुच्चय यानी एल्गोरिथम और रिस्पॉन्स सेट को प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें चेंज करिएगा, ऑप्शन 4 स्वाभाविक और कलन विधि, 2 नहीं होगा, इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, स्वाभाविक और कलन विधि। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन ये होगा। दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 में जो सही है वो है ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिथम, उसको स्वाभानुभाविक और कलन विधि कहा गया है। थोड़ा हिंदी में जो है स्वाभानुभाविक आपको नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश वालों को आसानी से पता चलेगा। ह्यूरिस्टिक विधि का हम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रयोग करते हैं, तो ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिथम, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। 17 देखें, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ कथन और कारण दिए हैं। तो कथन क्या दिया है? विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है, तो ये क्या है? सही बात है। उसके बाद विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचना और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है, तो ये बात यहाँ गलत है, बाधा नहीं डालता है। ठीक है, ये सहायक होता है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 में क्या है? किशोरावस्था में लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? तो किशोरावस्था में लंबाई का बढ़ना या वजन का बढ़ना, उसे हम कहेंगे वृद्धि में तेजी। ठीक है, उसको वृद्धि में तेजी ही माना जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे इंग्लिश में जो वर्ड है वो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, ग्रोथ स्प्रोट बोलते हैं। जो बच्चे जो है किशोरावस्था से जस्ट पहले आप देखोगे तो तेज़ी से उनकी लंबाई और वजन बढ़ते हैं। कुछ बच्चों का आपने 10वीं के आसपास देखोगे कि वो एकदम से ही जो है उनके लंबाई और वजन बढ़ते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? ग्रोथ स्प्रोट कहा जाता है, जिसे वृद्धि में तेजी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेत महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। तो कैसे वातावरण में बच्चे जो है वो सीखने में महसूस करते हैं? सुरक्षा और अपनापन वाले वातावरण में, तो यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए पाठ योजना तैयार कर रही है। लेवाइस सिद्धांत अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका निम्न में से किस बात पर विचार करना चाहिए? तो शिक्षिका को किस बात पर विचार करना चाहिए, इसमें क्या सही होगा? तो
तो इसमें सही होगा शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थियों की समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 21 में देखें, 21 में क्या होगा, कक्षा में शिक्षार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण रणनीति है। कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीति होगी, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए और सी, यानी विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत शिक्षा योजना, यानी इंडिविजुअल लेसन प्लान या इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो है, और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ये जरूरी हैं एक ऐसी कक्षा में जहाँ पर विभिन्न आवश्यकता वाली कक्षा है, अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। स्टैंडर्ड करिकुलम ऐसी कक्षा के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, पठन में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन और अनियमनस्यता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं। तो ये किसकी पहचान के लक्षण हैं, ये पठन वैकल्यता के लक्षण हैं, यानी जिसे डिसलेक्सिया कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4। 23 कथन दिया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंत्यक्रिया करने से बचना चाहिए। देखो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर अभिकथन गलत हो गया। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है, तो ये भी गलत है, यानी दोनों ही गलत है, ए और आर दोनों गलत है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर सही। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं, कब सीखते हैं, क्या सही होगा, जब उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन 3 सही था। फिर नेक्स्ट देखिए 25 में क्या होगा, यहाँ पर कुछ अभिकथन दिया हुआ है, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं जो अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फ़र्क पड़ता है। वहीं आनुवांशिकता और पर्यावरण के परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है, और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 25 में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी। तो रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना, तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट होगा। 27वें में देखें, क्वेश्चन था सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। ठीक है, बचपन में तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों के का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बचपन की तुलना में देखें तो किशोरावस्था में जो है, जो उनके साथी होते हैं उनके बीच में कंपटीशन और तुलना से जो है किशोरावस्था में बच्चों के सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, तो ये ऑप्शन 3 यहाँ सही होगा। बाकी सब ऑप्शन को आप देखेंगे तो उनको पढ़ने पर आपको समझ में आएगा, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन वही है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखें, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब, कब सुगम होगा, जब गतिविधियां परस्पर संवेदनात्मक और सहयोगी होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, लेव वायगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने छात्रों के सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे। उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक ने किस चीज़ का पालन किया, तो शिक्षक ने पालन किया आलम्बन यानी स्कैफोल्डिंग का। ठीक है, ऑप्शन 3 वो उनको थोड़े से मार्गदर्शन करके आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। फिर लास्ट क्वेश्चन, तो सीडीपी के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रत्यंत त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुँच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं। तो जब बच्चे निगमन करने लगते हैं, निगमन करने के बारे में सोचकर और परीक्षण करके सामान्यकरण करने की प्रक्रिया तक पहुंच जाते हैं, यानी बच्चे अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर आ चुके हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। तो सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं एक बार वो भी कमेंट करके बता देना। 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सीडीपी में ठीक हो रहे हैं। बाकी के पार्ट्स की वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगी। डिटेल्ड वीडियो 1-2 दिन बाद मिलेंगी, अभी नहीं मिलेंगी। क्लास के रूप में इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होती हैं जो अगले साल एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं या अगले साल जब भी कोई सीटेट यूपीटेट या कोई और परीक्षा देंगे उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। डिटेल डिस्कशन हम करेंगे क्लास में। अभी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए आंसर्स को जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आंसर्स के लिए ही ये क्लास थी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।